अस्सलामुअलैकुम। पहले हमने रिलीजियस डाइवर्सिटी देखे थे कि कैसे हिंदुस्तान में मुख्तलिफ मज़हब हैं और मुख्तलिफ मज़हब के लोग मिलजुल कर त्यौहार मनाते हैं। हुकूमत हिंद जो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट है वो सारे ही मज़ाहिब की छुट्टी भी देती है। इससे लोगों को एक दूसरे के मज़हब की इम्पोर्टेंस के बारे में पता चलता है। और उसके बावजूद इतने सबके रिलीजन अलग-अलग हैं, सबके फेस्टिवल्स अलग-अलग हैं, तो लेकिन उसके बावजूद हिंदुस्तान में एकता है। अभी देखते हैं लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी मतलब ज़बान की बिना पर एक दूसरे से अलग होना, जो लैंग्वेज के डिफरेंसेस हैं। हम देखते हैं कि हिंदुस्तान में इतनी हज़ारों ज़बानें वो इतनी सारी ज़बानें बोली जाती, सैकड़ों ज़बानें हिंदुस्तान में बोली जाती हैं। तो देखते हैं कि क्या है इसमें, क्या डाइवर्सिटी है। मल्टीलिंग्विज्म इज़ अ वे ऑफ लाइफ इन इंडिया, मतलब मुख्तलिफ ज़बानों का बोला जाना हिंदुस्तान की ज़िंदगी है। हिंदुस्तान में ऐसा होता है, भारत में। इन 1956 इंडियन स्टेट्स वर ऑर्गेनाइज्ड ऑन ए लिंग्विस्टिक बेसिस। 1956 में जब हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद जब हिंदुस्तान में रियासतें बनी, भारत में जब रियासतें बनी तो इसको ज़बान की बुनियाद पर तक़सीम किया गया। जैसे महाराष्ट्र मराठी ज़बान बोलने वालों का इलाके के लिए महाराष्ट्र रियासत बनी। गुजराती ज़बान बोलने वाले लोगों के लिए गुजरात रियासत बनी। तो ज़बान की बिना पर 1956 में भारत में रियासतें बनी। हैंस डोमिसाइल्स ऑफ ए पर्टिकुलर स्टेट स्पीक ए पर्टिकुलर लैंग्वेज। तो एक पर्टिकुलर स्टेट का, एक पर्टिकुलर रियासत का, राज्य का रहने वाला इंसान वहाँ की लैंग्वेज बोलता है। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि ये लैंग्वेज बोलने वाले इंसान ये रियासत में होते हैं। मराठी वाले इंसान महाराष्ट्र में होते हैं, हिंदी बोलने वाले इंसान मध्य प्रदेश में होते हैं, बिहारी बोलने वाले इंसान बिहार में होते हैं, गुजराती बोलने वाले इंसान गुजरात में होते हैं। इंडिया इज़ ए लैंड ऑफ मैनी लैंग्वेजेस। इंडिया बहुत सारी ज़बानों का देश है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ अप्रूव्ड ऑफ 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस। जो भारत का संविधान है, हिंदुस्तान का जो दस्तूर है, इसने 22 ज़बानों को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया है, जो ऑफिस में भी इस्तेमाल होती है, जो डॉक्यूमेंट्स बनते हैं। तो 22 ज़बानें ऐसी हैं। महाराष्ट्र की ऑफिशियल लैंग्वेज मराठी है। हम देखते हैं सारे गवर्नमेंट के जितने भी जीआर होते हैं, जितने भी ऑर्डर्स होते हैं और जितनी भी चीज़ें नोटिस होते हैं, जो कुछ भी होता है तो वो सारा मराठी लैंग्वेज में ही आता है। Among these, three languages have been recognized as classical language with Sanskrit, Tamil and Kannada. तो 22 लैंग्वेजेस को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है, जिसमें से जो 3 लैंग्वेज है उनको क्लासिकल लैंग्वेज कहा जाता है, क्लासिकल जबान कहा जाता है, जो कि संस्कृत है, तमिल है और कन्नड़ है। All three have been given a special status and recognition by the government of India. तो ये जो 3 ज़बानें हैं, संस्कृत, तमिल और कन्नड़, इन तीनों को हुकूमत हिंद ने, भारत सरकार ने एक स्पेशल दर्जा दिया है, एक स्पेशल पहचान है ये लैंग्वेजेस की। These classical languages have a written and oral history of over 1000 years. ये जो क्लासिकल लैंग्वेज है, ये तीनों संस्कृत, तमिल और कन्नड़, तो ये हिंदुस्तान में 1000 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। 1000 साल पहले 1000 साल से भी ज़्यादा पहले से लोग इसे बोलते हैं और ज़बान में लिखते हैं। The language policy of India guarantees प्रोटेक्शन टू लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। जो लैंग्वेज की पॉलिसीज़ है इंडिया की, वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को तहफ़्फ़ुज़ देती है, उसको सुरक्षा देती है। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, अभी जब आप लोगों ने 11th के फॉर्म भरे होंगे तो उसमें लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी में लिखे होंगे उर्दू, हिंदी, सिंधी। ये लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी में आती है। मतलब ओवरऑल जो लैंग्वेजेस को के बोलने वाले थोड़े से कम होते हैं, या वैसे तो जैसे अब उर्दू है तो हम जनरली उर्दू बोलने वाले तो इंडिया में कम है, क्योंकि मुस्लिम पॉपुलेशन ही कम है। सिंधी है, सिंधी बोलने वाले लोग भी इंडिया में कम कम ही हैं। सिंधी लैंग्वेज, तो ये जो लैंग्वेजेस माइनॉरिटी में आती हैं उनकी हिफाजत करने की, कि वो लैंग्वेजेस ख़त्म ना हो, लैंग्वेजेस बर्बाद ना हो, बंद ना हो जाए, उसके लिए ख़ास कानून बने हैं इंडिया में, उसको प्रोटेक्शन दिया जाता है।
A unique feature of India is the concept of protecting the interest of children to get basic education in their mother tongue, that is home language. इंडिया की सबसे खास बात ये है कि ये जो लैंग्वेजेस को प्रोटेक्ट किया जाता है, ये जो लैंग्वेजेस को सुरक्षा दी जाती है, तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है ज़बानों को, तो इसमें इसका एक मकसद ये भी है कि बच्चा अपने इंटरेस्ट की लैंग्वेज में तालीम हासिल कर सके, और जो कि ऑब्वियसली मदर टंग ही होती है। बच्चा मराठी घर में पैदा होता है तो वो मराठी ज़बान में ही पढ़ना पसंद करता है, या उसका अच्छा ग्रोथ होता है उसमें। मुस्लिम घर में पैदा होने वाला बच्चा उर्दू से पढ़ना चाहता है। गुजराती जहाँ पे घर में गुजराती ज़बान बोली जाती है तो वो बच्चा गुजराती ज़बान में ज़्यादा अच्छे से कोई चीज़ सीख सकता है। और ये तो साइंटिफिक फैक्ट है कि जो आपका जो डेवलपमेंट है, आपकी जो ग्रोथ है, वो आपकी मदर टंग में सबसे बेहतर होती है। सबसे अच्छे से आपकी मदर टंग में ही मदर टंग में ही आप कोई चीज़ को बहुत अच्छे से सीख सकते हो। और इसीलिए जो सारे साइकोलॉजिस्ट हैं वो इस बात पे अहमियत देते हैं, इस बात पर ज़ोर देते हैं कि तालीम अपनी मादरी ज़बान में हासिल करना चाहिए। और आप ये देख लेना कि जो अपनी मादरी ज़बान में तालीम हासिल करते हैं वो दूसरी ज़बान में तालीम हासिल करने वालों से ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाला बच्चा भले ही उसको नॉलेज बहुत ज़्यादा रहे, बहुत सारी चीज़ें रहे, लेकिन वो अगर उसके घर में इंग्लिश स्पीकिंग है, अगर उसकी मदर टंग इंग्लिश है, तो ऑब्वियसली वो उसमें बहुत ग्रो करेगा। लेकिन एक मराठी मीडियम में पढ़ने वाला बच्चा उससे बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकता है अगर वो जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाला बच्चा है उसकी मदर टंग इंग्लिश नहीं है, कोई दूसरी लैंग्वेज है और वो इंग्लिश में पढ़ रहा है, तो उससे अच्छा ग्रो मराठी में पढ़ने वाला बच्चा करता है, या उर्दू में पढ़ने वाला, या हिंदी में पढ़ने वाला बच्चा उससे भी ज़्यादा ग्रो करता है। उसका ब्रेन डेवलपमेंट उससे भी ज़्यादा होता है क्योंकि वो अपनी मदर टंग में सीख रहा है। और जब बच्चा बोलना सीखता है, वो पैदाइश के बाद से जब थोड़ी-थोड़ी आवाज़ें निकालना शुरू करता है और 2 साल की उम्र तक के सारे अल्फाज वो बोलना सीख जाता है। अगर उस वक़्त में आपने उसको सिर्फ़ उससे मदर टंग में ही बात की, उससे दूसरी लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं किया, जैसे जनरली हम लोगों को आदत होती है, हम बच्चों से छोटे बच्चों को बहुत सारे इंग्लिश के अल्फाज सिखाते हैं, उनके मुंह से हमको सुनना अच्छा लगता है। तो अगर हम वो सारी चीज़ें ना करें और बच्चे से सिर्फ मादरी ज़बान में ही बात करें, तो वो बच्चा और जो दूसरे भी जो लोग हैं जो अपनी मदर टंग में बहुत स्ट्रांग होते हैं, अपनी मादरी ज़बान में बहुत स्ट्रांग होते हैं, वो दूसरे सारे सब्जेक्ट में इंटेलिजेंट होते हैं, दूसरे सारे सब्जेक्ट में वो स्ट्रांग होते हैं। तो ये इंडिया में एक यूनिक फीचर है कि मदर टंग को इम्पोर्टेंस दिया जाता है और इसलिए इतनी लैंग्वेजेस को प्रोटेक्शन दिया गया है। 21st February 2017 was declared as an International Mother Language Day by the United Nations. यूनाइटेड नेशन के जरिए 21 फरवरी 2017 को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे डिक्लेयर किया गया, जिसकी से अभी हर साल हम 21 फरवरी को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे मनाते हैं। लॉन्ग बिफोर दिस, इसके बहुत पहले ही, द फाउंडर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैड ऑलरेडी गिवन टॉप प्रायोरिटी ऑफ टीचिंग इन द मदर टंग, thus enabling the child to develop its फुल पोटेंशियल। अभी यूनाइटेड नेशन ने तो अभी 2017 में इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे डिक्लेयर किया है, लेकिन इसके बहुत पहले ही भारत के संविधान ने, हिंदुस्तान के दस्तूर ने इस बात को अहमियत दी थी कि बच्चे की पढ़ाई मादरी ज़बान में ही हो, बच्चों की तालीम मादरी ज़बान में ही, मदर टंग में, मातृभाषा में ही दी जाए, ताकि उसका फुल डेवलपमेंट हो, ऑल राउंड उसका डेवलपमेंट हो, उसकी जितनी स्किल्स है वो पूरी खुलकर आए। और ऐसा होता है कि आप दूसरी ज़बान में बच्चों को तालीम देते हो तो वो उतने अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता जितना कि हमको तो बहुत सारी चीज़ें समझ में भी नहीं आती, क्योंकि हम देखते हैं कि हाँ, इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी बहुत आगे तक के पहुँच पाए हैं, लेकिन जो मदर टंग में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो हर हाल में उनसे बढ़कर होते हैं, उनसे आगे होते हैं। उनका इंटेलिजेंस, उनकी स्किल्स उनसे ज़्यादा होती है, या फिर आप बोल सकते हैं उनके डिसीजन लेने का पावर और उनका अंडरस्टैंडिंग पावर, मदर टंग में पढ़ने वाले बच्चों का अंडरस्टैंडिंग पावर दूसरी टंग में पढ़ने वाले बच्चों से ज़्यादा होता है। The language policy of India is pluralistic and it gives priority to the use of mother tongue in administration. जो लैंग्वेज पॉलिसी ऑफ इंडिया है, जो इंडिया की लैंग्वेज पॉलिसी है,
तो वो एडमिनिस्ट्रेशन में भी मदर टंग को इम्पोर्टेंस देती है, तालीम में भी मदर टंग को इम्पोर्टेंस देती है, और जो दूसरी मास कम्युनिकेशन की जो मीडिया है, ज़राए अबलाग है, उन सारी चीज़ों में भी वो मादरी ज़बान को, मातृभाषा को इम्पोर्टेंस देती है। To implement and monitor this policy, the government has set up the Language Bureau under the Ministry of Human Resource Development. और इसको चेक करने के लिए, इस पे वॉच रखने के लिए, ये ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा, बच्चों को मादरी ज़बान में तालीम मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही है, और जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी ज़बान मदर टंग है या नहीं है। जैसे महाराष्ट्र है तो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन की ज़बान मराठी है या नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र की बुनियादी मराठी ज़बान पे बनी थी। यहाँ पे ज़्यादातर लोग मराठी बोलने वाले ही थे, फिर बाद में धीरे-धीरे दूसरे लोग भी ऐड हुए यहाँ पर। तो बहरहाल वो पर्टिकुलर एरिया में या बच्चा अपनी मादरी ज़बान में तालीम हासिल कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, ये सारी चीज़ें देखने के लिए हुकूमत ने लैंग्वेज ब्यूरो बनाया है। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के तहत MHRD के अंडर में ये बनाया गया है लैंग्वेज ब्यूरो। टुडे लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी नीड्स टू बी प्रिजर्व्ड। अभी आज लेकिन हमको जो ज़बान में इख्तिलाफ है, ज़बान में जो भिन्नता है, उसको महफूज करने की ज़रूरत है। स्पीकर्स ऑफ डाइवर्स लैंग्वेज आर बिकमिंग रेयर एंड द मेजर लैंग्वेजेस आर बीइंग एडॉप्टेड आफ्टर आफ्टर अबैंडनिंग द मदर टंग। क्योंकि बहुत सारी ज़बान बोलने, एक साथ कई ज़बानें बोले जाने वाले लोग अभी बहुत ही कम हो गए हैं, और ज़्यादातर ज़बानें तो एडॉप्ट की गई है, और अपनी खुद की मदर टंग को छोड़कर लोग अपनी मदर टंग, वैसे भी इंग्लिश का ही जोर सब तरफ है, और लोग अपनी मादरी ज़बान को छोड़कर इंग्लिश बोलने को प्रेफर करने लगे हैं। या फिर ऐसा भी होने लगा है, अब जैसे महाराष्ट्र है, यहाँ पे सारे ही काम एडमिनिस्ट्रेशन के और सारे ही काम मराठी में होते हैं। तो यहाँ पर जो दूसरे लोग हैं जो मराठी नहीं बोलते हैं, उर्दू बोलने वाले, हिंदी बोलने वाले, सिंधी बोलने वाले, गुजराती बोलने वाले, दूसरी ज़बात के भी तो लोग यहाँ पे हैं, दूसरी ज़बान बोलने वाले लोग भी तो यहाँ पर हैं ना। तो फिर ये सारे लोगों को भी अपने कामों के लिए, सरकारी कामों के लिए मराठी ज़बान सीखनी होती है, मराठी ज़बान बोलनी होती है, और फिर धीरे-धीरे वो अपनी ज़बान छोड़ के मराठी ही बोलने लगते हैं। तो ऐसे हर जगह होता है कि और ज़्यादातर तो सब जगह इंग्लिश का ही ज़ोर है कि लोग अपनी ज़बान बोलकर इंग्लिश ज़बान को एडॉप्ट कर रहे हैं, खुद की ज़बान को छोड़ रहे हैं, खुद की ज़बान, बहुत सारे लोग अपनी ज़बान में बात करने को बैकवर्ड समझते हैं, और ये समझते हैं कि अगर उनको मॉडर्न दिखना है ज़माने में तो उनको इंग्लिश ही बोलना आनी चाहिए। नहीं, मतलब उनको इंग्लिश बोलना आनी चाहिए, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। उन्होंने इंग्लिश में ही बात करनी चाहिए, ऐसे उन लोगों को लगता है। अभी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इज रिक्वायर्ड टू कंजर्व लैंग्वेज डाइवर्सिटी विच इज ए मेजर पार्ट ऑफ द कल्चरल वेल्थ ऑफ इंडिया। जो किसी भी ज़बान को महफूज करने के लिए उस ज़बान के बोलने वाले लोगों का पार्टिसिपेशन होना, उस ज़बान के बोलने वाले लोगों का शामिल होना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि हिंदुस्तान की तहजीब की, हिंदुस्तान की सकाफत की दौलत है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ लैंग्वेज फैमिली इन इंडिया हम ये देख लेते हैं। इंडो आर्यन में संस्कृत, कश्मीरी, हिंदी, बंगाली, पंजाबी, राजस्थानी, गुजराती, सिंधी, कच्छी, मराठी, ओडिया, असमी, उर्दू, कोंकणी, बिहार, अवधी, छत्तीसगढ़ी, बुघेली और अल्लावरी, ये ज़बान बोली जाती है। आर्या में की कैटेगरी में ये ज़बान आती है। द्रविडियन में तेलुगु, कुर्कू, ओरियन, मैलर, कुई, पर्जी, कोलामी, तमिल, मलयालम, कन्नड़, तुलु, कोटा, कोरगी, तोड़ा, ये ज़बान बोली जाती है। ऑस्ट्रो एसिस्टिक में मुंडा में 14 ज़बानें हैं, मुंडारी, संथाली, फिर उसके बाद में मोन खेमेर और खासी निकोबारी। उसके बाद में सिनो टिबेटन में उसके और 3 डिवीज़न है, तिब्बतो हिमालयन, हिमालयन लैंग्वेजेस, भूतिया लैंग्वेजेस। बाद में एंडोमेनीज, ये ट्राइबल पीपल, जो अंडमान के ट्राइबल पीपल है, वो लोग ये ज़बान का इस्तेमाल करते हैं। उसमें आका, जेरू, ऑनगन एंड सेनेटेनेलिस, ये इतनी ज़बानें हैं। तो ये हमारा
जो 2011 में मरदमशुमारी हुई थी उसके मुताबिक कौन सी जबान इंडिया में कितनी बोली जाती है वो भी देख लेते हैं। हिंदी बोलने वाले 57.1% लोग हैं, इंग्लिश 10.6%, बंगाली 8.9% लोग बात करते हैं बंगाली में, मराठी में 8.2%, तेलुगु के बोलने वाले 7.8% हैं, तमिल के 6.3% है, गुजराती के 5.05% है और उर्दू बोलने वाले 5.2% है, कन्नड़ बोलने वाले 4.94 है, उड़िया बोलने वाले 3.56 है, पंजाबी बोलने वाले लोग 3.02 है, मलयालम बोलने वाले लोग 2.9 है और संस्कृत बोलने वाले लोग 0.01 है। तो सबसे ज्यादा हिंदी पूरे हिंदुस्तान में बोली जाती है, लेकिन 57% लोग हिंदी हिंदुस्तान में बोलते हैं। फिर सेकेंड नंबर पे इंग्लिश है और उसके बाद जो कि 10% लोग बोलते हैं, इतना डिफरेंस है। और फिर सारी लैंग्वेजेस उसके नीचे आती हैं। तो ये हमारा लैंग्वेज डाइवर्सिटी, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी हुआ। भी रीजनल डाइवर्सिटी क्या है ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।